हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़, और एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास सेवन्थ का ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, रेगिस्तान में जीवन। तो हमारी क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी आज की वीडियो के बाद। और ये 10 के 10 चैप्टर मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस में करवाए हुए हैं, और ये सारी की सारी वीडियो आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल में। जो स्टूडेंट पूरी सेवन्थ क्लास के एनसीईआरटी एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ इस नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास सेवन्थ की सारी एनसीईआरटी चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट चैप्टर क्लास सेवन्थ का। तो क्या दिया हुआ है इसमें, रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, कि जो जल है वो कितना इंपॉर्टेंट है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को यानी मवेशियाँ यानी आपके जानवर, जो जानवर होते हैं हम पालते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, तो मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ऐसी जगह पर जीवन कैसे संभव होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टदायी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें भी कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। रेगिस्तान केवल वो एरिया नहीं होता भाई जहाँ पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम हो। रेगिस्तान उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे आपके पेड़ पौधे ना हो, जानवर ना हो, ठीक है, आपकी विरल वनस्पति हो, कम वर्षा हो, तो उस तरीके के एरियाज कहलाते हैं रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में आपकी कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर देखो यहाँ पे दे दिया है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान आपकी गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके मैक्सिमम टेम्परेचर वाले एरियाज ही रेगिस्तान होंगे। आपकी जो माइनस में टेम्परेचर है वो एरिया भी रेगिस्तान हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि के लिए बस जाते हैं। तो चलिए आगे आता है हमारा गर्म रेगिस्तान यानी सहारा। गर्म रेगिस्तान की बात करें तो विश्व और अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है हमारी पृथ्वी का, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में ही संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान मिलता है, सहारा नाम है उसका, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भाई मिस्टेक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब देखो भारत का क्षेत्रफल ये है, और रेगिस्तान आपका देखो अफ्रीका में 8.54, तो काफ़ी वाइड एरिया में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल में रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। सहारा जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, जैसे आपका एशिया कॉन्टिनेंट और उसमें इंडिया आता है, उसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसकी काफ़ी अंदर कंट्रीज़ हैं। तो जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि आपके सहारा मरुस्थल में आते हैं। 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू एक मिट्टी है, बालू मिट्टी की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। यानी हम सोचते हैं रेगिस्तान का नाम लेते ही कि भाई यहाँ पे तो रेगिस्तान तो वो होता है जहाँ पे रेत ही रेत होगी, बट
बजरी के मैदान हैं सहारा मरुस्थल में, आपके बजरी जो कि आपके घरों में सड़कें बनाने में भी यूज़ होती है, बजरी सड़कों पर पड़ी रहती हैं। और नग्न चट्टानें यानी चट्टानें हैं, ऐसे पठार भी पाए जाते हैं इस तरीके के सहारा मरुस्थल में। तो ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो अब आप समझ गए सहारा मरुस्थल, देखो ये पिक्चर भी दिखाई गई है। तो इस तरीके का है सहारा मरुस्थल, केवल आपकी बालू बालू मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डायग्राम भी, आप इस मैप को भी देख लो भाई। ये मैप आपके अफ्रीका महाद्वीप का है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो वाइट कलर का दिखाया गया है यही है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और 11 देशों से घिरा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको पता होना चाहिए सहारा मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें एक बॉक्स भी दिया हुआ है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान पहले कभी हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से, सहारा के अंदर जो गुफाएं हैं उसमें जो पिक्चर्स हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ नदियाँ थी और मगर भी पाए जाते थे, यानी मगरमच्छ। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां, ये सारे सामान्य जानवर थे यहाँ। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत अधिक गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज सहारा मरुस्थल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु, अब हम जलवायु देखेंगे सहारा मरुस्थल का क्या कैसे क्लाइमेट है, कैसे जलवायु है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। तो कैसी जलवायु है भाई, गर्म और शुष्क। गर्म है तभी तो वहाँ पर गर्मी है, और शुष्क होगी, शुष्क यानी वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं होगी तभी तो वहाँ वनस्पति नहीं है, रेगिस्तान कहलाया। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए यानी थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से यहाँ वाष्पित हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी हल्की फुल्की बारिश होगी ना, जितनी भी नमी मिट्टी को मिलेगी, वो मिट्टी में मिलने की अपेक्षा गर्मी इतनी है कि वाष्प बन के सारी की सारी नमी उड़ जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, और इस ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें ठंडी हो जाती है, क्योंकि देखो दिन में टेम्परेचर अधिक मिल रहा है, तो हमारी पृथ्वी रात को फिर उस टेम्परेचर को क्या करती है, छोड़ती भी तो है। ठीक है, और इसी वजह से रात को ये फिर ठंडा हो जाता है, तापमान गिर कर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऐसी जलवायु रहती है रेगिस्तान की, दिन में अधिक गर्मी, रात को अधिक ठंड। वनस्पति जात और प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया ये पाए जाते हैं, और कुछ स्थान पर मरु उद्यान यानी खजूरों के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। मरु उद्यान किसे कहते हैं, मरु उद्यान उसे तो कहते हैं हमें जब रेगिस्तान के बीच में कहीं आपको खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ कोई पानी का छोटा सा तालाब दिख जाए, मरीच का भी बोलते हैं उसको, मरु उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है, सहारा के अल जीजिया क्षेत्र में, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी में स्थित है, ये त्रिपोली लीबिया ये आपके कंट्रीज हैं सहारा मरुस्थल की। यहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो सहारा के अल जीजिया में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, वहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नेक्स्ट आता है, इसमें आपके कई तरीके के जानवर भी देखने को मिलते हैं सहारा मरुस्थल में। अगर हम देखें तो सहारा मरुस्थल में आपके जैसे लकड़बग्गा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां, छिपकलियां, इस तरह के जंगली कुछ जानवर आपके मरु उद्यानों में देखने को मिलते हैं। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टदायी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो ये पशुओं को भी पालते हैं और इनसे अपना दूध प्राप्त करते हैं। इनकी खाल से जूते बनाने हो, पेटियां बनानी हो, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं।
और जो पशु होते हैं इनके बालों का यूज़ करके चटाई बनाते हैं, कपड़े, कालीन, कंबल बनाने में यूज़ करते हैं। धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवाओं से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि देखो धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवाओं से, गर्म हवा अगर पतले कपड़े पहनेंगे तो उसमें गर्म हवाएं आर पार निकल जाती है। इसीलिए इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग गर्म हवा से बचने के लिए भारी भारी मोटे मोटे वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान और मिस्र में, सहारा में जो मरु उद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा मरुस्थल में जहाँ पर मरु उद्यान होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होगा, तो इस तरह की चीज़ें होगी, या फिर जो नील घाटियाँ होती है तो इनमें लोग निवास करते हैं। जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ यहाँ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, ये मरु उद्यान वाले एरिया में, क्योंकि पानी तो है ही और खजूर के पेड़ वगैरह से थोड़ी बहुत हरियाली भी हो जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में फेमस है। मिस्र जो कि अफ्रीका के पास में ही है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन हैं और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर आपके हाईवे भी बन गए हैं, जिन्हें कहते हैं सुपर महामार्ग। तो सुपर महामार्ग बन गए हैं, तो इनकी जो रहन सहन है, जीवन शैली है, ये चेंज हो रही है धीरे धीरे। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले ऊँटों का स्थान जहाँ पर नमक को ढोने के लिए किया जाता था, अब ट्रक के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। वो तेल और गैस के कार्यों में नौकरियां ढूंढते हैं। तो अब अगर हम बात करें ना, तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है भाई, पहले वाले रेगिस्तान वाली बात नहीं रही वहाँ पे। अब क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल गर्त बन जाता है, और इस गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यानी भूमि के अंदर का जल सतह पर आ जाता है, और इसे ही कहते हैं मरु उद्यान। ठीक है, और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। इनके आसपास निवास करते हैं लोग और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरु उद्यान एक ऐसा ही विशाल मरु उद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो काफ़ी वाइड मरु उद्यान है। ठीक है, मोरक्को कंट्री में टैफिला लेट मरु उद्यान का नाम है। तो ये काफ़ी वाइड है, 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो मरु उद्यान समझ गए, और कुछ नहीं होता। पवन अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है, और जब पवन अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है तो सतह पर एक गड्ढा सा बन जाता है, और नीचे से ज़मीन का पानी इस गड्ढे में ऊपर तक आ जाता है, और इसे ही कहते हैं रेगिस्तान के बीच में मरु उद्यान। नेक्स्ट आता है, अब आपने गर्म मरुस्थल के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ठंडे मरुस्थल के बारे में। ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित जो लद्दाख है, एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से अनेक नदियां बहती हैं और इनमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। लद्दाख से होकर तो ये नदियां गहरी घाटियां और गोर्ज का भी निर्माण करती है। एक तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो ऑप्शन में लद्दाख मिलेगा आपको, तो आपको लद्दाख को टिक करना है। ठीक है, लद्दाख में अनेक ग्लेशियर्स भी हैं, हिमानियाँ बोलते हैं जिसको, ग्रैंगरी हिमानी जैसे। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक पाई जाती हैं। एक्चुअली है ना, लद्दाख में आपके हिमालय पर्वत का पार्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं पर्वतों की। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, यानी ठंडी और शुष्क है।
ठीक है। और इस ऊंचाई पर जो वायु परत पतली होती है, सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता यहाँ पर महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होगा, यानी टेम्परेचर दिन में भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत ही ऊपर होता है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं होता। और रात में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में तो देखो दिन में 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस और रात को आपका माइनस में टेम्परेचर, ठीक है ना, तो कैसे रहेगा आदमी। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। यहाँ पर आपकी वर्षा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस भी है, इनको भी देख लो। तो लद्दाख 2 शब्दों से मिलके बना है, ला प्लस दाख। ला का मीनिंग होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मीनिंग होता है देश, पर्वतीय दर्रे वाला देश। लद्दाख का मीनिंग पर्वतीय दर्रे वाला देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास भी है जो कि लद्दाख में ही स्थित है। तो द्रास को भी याद रखना, ये भी पृथ्वी का एक कोल्ड एरिया में ही आता है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो लद्दाख को रेड कलर से लिखा गया है, लद्दाख श्रेणी। और ये अब आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है, ठीक है। पहले ये दोनों, पहले जम्मू कश्मीर राज्य होता था, धारा 370 हट गई और धारा 370 हटने के बाद लद्दाख आपका एक अलग से यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर एक अलग से। तो ये वाला अलग यूटी है, ये अलग यूटी है। तो यहाँ पर से देखो ये सिंधु नदी का उद्गम भी आता है यहाँ से ऐसे लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ना लद्दाख श्रेणी को, तो यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम आ गया, यहाँ पे आपकी श्योक नदी आ गई, यहाँ पे इंडस नदी, ये सिंधु का ही नाम है, ये जोजिला दर्रा आ गया, ये श्रीनगर, ठीक। और इस तरीके से आपका ये बारालाचाला दर्रा और ये आपका श्रीनगर हो गया, रोहतांग पास हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये लद्दाख पूरा का पूरा लद्दाख पड़ गया, ये वाला ये बड़ा सर्कल जो मैंने बनाया है ये सारा लद्दाख में आता है, ठीक है। तो समझ गए आप लद्दाख को। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है, लद्दाख की ही वन जलवायु पढ़ रहे हैं। तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ की जो हम बात करें तो आपकी जलवायु वर्षा रहती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक ही समय पर उष्माघात और तुषार उपघात से त्रसित हो सकते। मीन्स आपको गर्मी भी लगेगी और आपके पैर हवा उसमें छाया में है तो आपके पैरों को ठंड लगेगी। तो एक ही साथ आप उष्मा का भी आनंद लोगे और ठंड का भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। तो वनस्पति और प्राणी क्या रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पे उच्च शुष्कता के कारण यानी वर्षा तो ना के बराबर है, तो वनस्पति बहुत ही कम है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी मोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी नजर आती हैं और इन प्रजातियों में आपको रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन, हूप या ये पाए जाने वाले आपके नॉर्मल पक्षी हैं, नॉर्मल बर्ड हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते ये आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। इसके साथ साथ भेड़ और बकरी के बालों का यूज़ यहाँ पर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए लोग करते हैं। तो यहाँ के व्यक्ति कैसे कह रहते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, तो उनको देख लेते हैं। क्या आप लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के निवासी के बीच कोई समानता रखते हैं, यानी सिमिलर है क्या ये लोग। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, या तो भाई मुस्लिम हैं या बुद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ भी है यहाँ पे, जैसे हेमिस, थीकसे, शे, लामायुरु, ठीक है।
गर्मियों में यहाँ के लोग जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। तो जौ की खेती करते हैं, आलू की, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में यहाँ की जो जलवायु है इतनी कष्टदारी हो जाती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेत में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है। नेशनल हाईवे, वैसे तो अब ये नेशनल हाईवे आप ना ही देखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अब आप चेंज हो गए हैं। अब आपका ओड और इवन सिस्टम आ गया है नेशनल हाईवे में, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से तो अच्छा है हम पढ़े ही ना। नेक्स्ट आते हैं इसमें कुछ बॉक्सेस, तो उन बॉक्सेस को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, ग्लेशियर्स है, इसी वजह से इसे खा पा चान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, खा पा चान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है सारा साल, तो इसे हिम भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का होता है और अत्यधिक गर्म होता है। तो बेटर क्वालिटी की ऊन के लिए भाई इसका किया जाता है एंटीलोप। ये अब आपका विलुप्त हो चुका है, विलुप्त यानी ना के बराबर है, तो इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए किया जाता है, आप इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है क्रिकेट। अभी क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला आपका शरपत यानी विल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। शरपत या विल्लो पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। अब आगे चलते हैं, छोटा सा ही रह गया है, आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, यानी घूमना फिरना। लोग आते हैं, आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर में और इसमें लद्दाख वगैरह ठंडे इलाकों में लोग घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, मनाली, मंसूरी, इस तरीके की जगह पर। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन और घास के मैदान और हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में अब परिवर्तन आ चुका है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, तो वैसे वैसे लोगों के जीवन में भी बदलाव आ चुका है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से नेचर के साथ अपना समन्वय अगर हम देखें और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, तो सब कुछ बचा के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है इनका जीवन कितना कष्टदायी होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, मनाली लेह राजमार्ग आपके 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली से लेह राजमार्ग जो होता है, रोहतांग दर्रा आता है इसमें, बारालाचाला दर्रा आता है, लूंग गालाचा दर्रा आता है, टंगलंग दर्रा आता है। और यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब इसकी बर्फ़ को रास्ते में से हटा दिया जाता है। नहीं तो इतनी बर्फ़ गिरती है कि पूरे के पूरे दर्रे को कवर करके रखती है। तो बर्फ़ को हटा कर रास्ता खोला जाता है। तो रास्ता कब खुलता है? जुलाई से सितंबर के बीच। ठीक है भाई। अब इसके बाद तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो उनको कर लेती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सबको पता है भाई, मैंने आपको मैप में दिखाया, सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल ऊपर की ओर है ना, तो नॉर्थ में उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु? तो सबको पता है सहारा जहाँ बहुत गर्मी है तो गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है ईसाई और मुसलमान, बौद्ध और मुसलमान, ईसाई और बौद्ध। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर आपके बौद्ध हैं और मुसलमान लोग ज़्यादा हैं लद्दाख एरिया में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पन। तो भाई अधिक वर्षा तो अधिक होती ही नहीं, और जलवाष्प तो वहाँ पे बहुत अधिक होता है, अल्प नहीं होता। अल्प का मीनिंग थोड़ा होता है, तो थोड़ा नहीं अधिक होता है। तो राइट रहेगा विरल वनस्पति, विरल यानी कम वनस्पति। नेक्स्ट आता है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ। तो हेमिस क्या है? एक बौद्ध मठ है। अभी हमने कुछ बौद्ध मठों के नाम मैंने आपको बताए थे, शू, हेमिस हमने पढ़े थे 3-4।
नेक्स्ट आता है मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं, मकई, कपास। तो मिस्र प्रसिद्ध है भाई कपास के लिए। तो यहाँ पर आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। और आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। और फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। और हाँ, अगर आपको सारी क्लासेस समझ में आए हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। और इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अचीवर्स अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट का पेड कोर्स लेना चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो वो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।